हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुष्का एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नॉट जस्ट एमबीबीएस। अभी आपने मेरा लास्ट वीडियो और लेटेस्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू अप्रोच फर्स्ट ईयर और उसमें मैंने एनाटॉमी के बारे में बताया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजियोलॉजी के साथ और हम फिजियोलॉजी का डेली एक लेक्चर पोस्ट करेंगे और हम पढ़ेंगे कि कैसे फिजियोलॉजी पढ़ी जाती है। तो जो बुक है फिजियोलॉजी की वो एक के जैन में बोलूँगी बच्चों को प्रेफर करने के लिए। एक गाइडन भी होती है, वो आप प्रेफर कर सकते हो, पर गाइडन बहुत ज़्यादा मोटी होती है और आप इतना पढ़ नहीं पाओगे बिकॉज फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स है और उसके अलावा आपको पढ़ाई के अलावा और भी चीज़ें करनी होती है। 8 से 4 आपका कॉलेज रहता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी सच अ थिक बुक्स और लेंदी बुक्स को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आपके लिए नोट्स में कंसाइज कर दिया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। तो हम स्टार्ट करते हैं होम्योस्टेसिस के साथ। तो होम्योस्टेसिस क्या होता है? कॉन्स्टेंसी की स्टेट होती है। कॉन्स्टेंसी की स्टेट का मतलब एक कॉन्स्टेंट बॉडी में लेवल्स को मेंटेन रखना, चीज़ों के लेवल को मेंटेन रखना एनवायरनमेंट के साथ, इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ मेंटेन रखना। अगर मान लो, ठीक है, दिस इज होम्योस्टेसिस। आपका बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, ये तो हमें पता ही है। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है या मानो कि ये कम या ज़्यादा होता है तो हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं? डिजीज़। क्या कहते हैं हम? डिजीज़। मान लो आपका 39 डिग्री सेल्सियस हो गया तो हम क्या कहेंगे कि हमको क्या है? फीवर है। हमको फीवर है तो ये क्या है? एक डिजीज कंडीशन है। तो डिस्टर्बेंस इन होम्योस्टेसिस लीड्स टू डिजीज़। अब हमारे पास दो साइंटिस्ट आते हैं, एक है क्लॉड बर्नैड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्लॉड बर्नैड क्या है? इन्होंने दी थी मिलियू इंटीरियर। क्या दिया था इन्होंने? मिलियू इंटीरियर दिया था। इसका मतलब क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट। जो इंटरनल एनवायरनमेंट में एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उसके लेवल को कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखना मिलियू इंटीरियर है। और मिलियू इंटीरियर का मतलब क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट। इतना हमें याद रखना है। फिर आते हैं वाटर कैनॉन। वाटर कैनॉन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या टर्म दी थी? होम्योस्टेसिस। तो ये क्वेश्चन भी PYQ है और MCQ में भी आता है कि होम्योस्टेसिस टर्म किसने कॉइन करी थी? तो वाटर कैनॉन ने होम्योस्टेसिस टर्म कॉइन करी थी। अब हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन कैसे रहता है? वो कांस्टेंट चीज़ों को और पैरामीटर्स को मेंटेन कैसे करके रखता है? उसके पास होते हैं 3 तरह के फीडबैक। पहला फीडबैक है पॉजिटिव फीडबैक, फिर है नेगेटिव फीडबैक एंड है फीड फॉरवर्ड फीडबैक। 3 फीडबैक्स आते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक के साथ। अब नेगेटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है? नेगेटिव मतलब माइनस साइन, नॉट एक्चुअली द माइनस साइन। इसका मतलब ये है कि जो स्टिमुलस है उसके अपोजिट में उसके पैरामीटर्स होंगे। अगर स्टिमुलस इंक्रीज हो रहा है तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। पैरामीटर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो इसमें क्या होता है? अपोजिट इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है? अपोजिट इफेक्ट। कैसा है? अपोजिट इफेक्ट है, ठीक है। तो अब इसके हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लो बैरो रिफ्लेक्स, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखने हैं। जितने भी मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक के, आपको सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो सबसे पहले आता है बैरो रिफ्लेक्स। बैरो का मतलब क्या होता है? प्रेशर। क्या होता है बैरो का मतलब? प्रेशर। तो चेंज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब मान लो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करो तो आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पर ऐसा थोड़ी ना कि एक्सरसाइज बंद कर दी तभी बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, नहीं। क्या होगा? डिक्रीज। आई बात समझ में? अब एंडोक्राइन हार्मोन रेगुलेशन, एंडोक्राइन हार्मोन रेगुलेशन में भी क्या है? ये नेगेटिव फीडबैक। वन हमने 99% क्यों लिखा है? क्योंकि हमें ये पॉजिटिव फीडबैक में पता लगेगा कि हमने यहाँ पे 99% क्यों लिखा है। अब हार्मोन का रेगुलेशन कैसे होता है हम ये फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि एंडोक्राइन हार्मोन रेगुलेशन इज एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अब हम पढ़ते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन नेगेटिव फीडबैक कैसे है? मान लो कि जैसे आपका आपके स्टमक ने क्या करा? एसिड सिक्रीट किया। स्टमक ने क्या करा? एसिड को सिक्रीट किया है। इससे हमारा जो पीएच है वो हो गया है 3। अब एक लिमिट होती है कि पर्टिकुलर लिमिट से अगर वो पीएच नीचे जाने लगता है, मान लो कि लिमिट हम मान लेते हैं, सेट कर लेते हैं, लिमिट हमने सेट कर ली 2। अगर इस लिमिट से अगर पीएच डाउन जाने लगता है तो फिर स्टमक क्या करता है? ये एसिड खुद एक स्टिमुलस भेजता है कि भाई, स्टिमुलस भेजेगा कि भाई रुक जाओ, रुक जाओ, पीएच बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, ठीक है। तो वो एक सेल्स को स्टिमुलस भेजता है और इससे क्या होता है? एसिड सिक्रीशन कम हो जाता है। एसिड सिक्रीशन क्या हो जाता है? कम, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव फीडबैक। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। क्योंकि देखो एसिड
सिक्रीट हो रहा था, जितना ज़्यादा एसिड सिक्रीट हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना कि फिर वो और जाके बोल रहा है और सिक्रीट करो, नो, वो क्या बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो गया, अब एक लिमिट हो गई है, अब कम कर दो सिक्रीट करना। तो दिस इज़ अपोजिट इफेक्ट, ठीक है, और ये है नेगेटिव स्टिमुलस। फिर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं नेगेटिव स्टिमुलस के? तो सबसे पहले हमें केवल मिलेगा एक स्टिमुलस, क्या मिलेगा? एक स्टिमुलस, जैसे कि पीपी इंक्रीज का स्टिमुलस मिला। फिर क्या होगा? रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, जैसे बैरो रिसेप्टर पे जाके एक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर बैरो रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है, बैरो रिसेप्टर क्या करेगा? एफरेंट, मतलब लेके जाएगा इस स्टिमुलस को, कहाँ पे लेके जाएगा? सेंटर पे लेके जाएगा। कौन सा सेंटर? बीपी के लिए कौन सा सेंटर है? मेड्यूला है। बीपी के लिए कौन सा सेंटर है? मेड्यूला, ठीक है, मेड्यूला। अब क्या होगा? ई फ्रेंड्स, अब ई फ्रेंड्स वो कहाँ लेके जाएंगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है? लिख देते हैं हम, एस एन एस क्या है? एस एन एस है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और पीएनएस क्या है? पैरासिम्पैथेटिक, क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये दो नर्वस सिस्टम होते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसके अंदर क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट रहता है। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हार्ट रेट और बीपी को क्या कर देगा? कम कर देगा। हार्ट रेट और बीपी को क्या कर देगा? कम कर देगा। पीएनएस का काम ही होता है कम करना चीज़ों को। पीएनएस का काम ही क्या है? कम करना चीज़ों को। और एसएनएस का काम क्या है? चीज़ों को बढ़ाना, ठीक है। तो जैसे ही ई फ्रेंड्स आया, उसने क्या करा? पीएनएस को एक्टिवेट कर दिया। पीएनएस एक्टिवेट हुआ, उसका काम क्या है? पीएनएस एक्टिवेट हो गया, अब चलो, पीएनएस का काम क्या है? हार्ट रेट और बीपी को डिक्रीज करना, तो उसने डिक्रीज करा, तो इससे क्या हुआ? बीपी डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स आया बीपी डिक्रीज का। फिर आता है असेसमेंट ऑफ इफेक्टिव नेगेटिव फीडबैक। अब हमें कैसे पता चलेगा जो नेगेटिव फीडबैक दिया है वो 100% है कि नहीं? तो इसका एक फॉर्मूला है, वो है गेन इक्वल्स टू करेक्शन अपॉन एरर। ये INCET में पूछा गया, INCET में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, गेन इक्वल्स टू करेक्शन अपॉन एरर। तो अब ये गेन इक्वल्स टू करेक्शन अपॉन एरर क्या है? अब इससे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आप लेटे हुए थे और अचानक से आप खड़े हुए, ठीक है, तो आपका 10 mmHg जो प्रेशर था वो ड्रॉप हो गया, बट जो करेक्शन वैल्यू आई है वो आई है 8 mmHg। क्या ये 8 mmHg? तो एरर कितने का आ गया? 10 - 8 का। तो क्या हो गया? 2, और यहाँ ऊपर क्या गया? 8। तो गेन कितने का हो गया? 4। गेन कितने का हुआ है? 4 का गेन हुआ है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड असेसमेंट ऑफ इफेक्टिव नेगेटिव फीडबैक। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। अब ये क्या है? इनफाइनाइट फीडबैक गेन। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? सबको पता है इनफाइनाइट का मतलब होता है दिस, व्हेन एरर बिकम ज़ीरो। जब एरर है ही नहीं, कोई एरर ही नहीं आ रहा, तो गेन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। गेन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब ये किस कंडीशन में होगा? जैसे किडनीज ऑलवेज करेक्ट ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल। किडनी का ये काम होता है कि जब भी ब्लड प्रेशर हाई होगा वो उसको बैक टू नॉर्मल करेगी, और इसमें एरर क्या होता है? बिल्कुल ज़ीरो होता है। और मान लो कि किसी में एरर ज़ीरो नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है और एरर ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है? कि उस पर्सन को हाइपर टेंशन है, और जिस भी पर्सन को हाइपर टेंशन है उसकी किडनी बिल्कुल ख़राब होगी ही होगी, ठीक है। जिस भी पर्सन को हाइपर टेंशन है उसकी किडनी में कुछ ना कुछ खराबी तो है ही। ये बात आपको याद रखनी है, ये आपको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हमने नेगेटिव फीडबैक पढ़ लिया है, नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, दिस इज पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या है? मान लो आपने स्टिमुलस आपने दिया, तो उससे क्या हुआ? स्टिमुलस इंक्रीज हुआ, तो वो पैरामीटर भी जिसको आपने स्टिमुलस दिया है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो अभी हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इंक्रीज इन इनिशिएटिंग स्टिमुलस, फर्दर इंक्रीज इन रिस्पॉन्स। जैसे ही स्टिमुलस इंक्रीज हो रहा है, रिस्पॉन्स भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। अब इसमें कुछ वर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं। जैसे ही आप ये वर्ड सुनोगे आपको पता लग जाएगा कि पॉजिटिव फीडबैक की बात करी जा रही है। इसका मतलब एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन मतलब और बड़ा करना। कैस्केड ऑफ रिएक्शन मतलब लगातार एक के बाद एक रिएक्शन होना। और पॉजिटिव फीडबैक को हम क्या बोलते हैं? विशियस साइकिल भी बोलते हैं, या फिर डिस्टेबलाइज आवर सिस्टम, डिस्टेबलाइजिंग फीडबैक भी बोलते हैं। और ये क्या करता है? अपने सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर देता है। अब हम, अगर ये बात समझ में आ गई तो ताली बजाओ, ताली बजाओ, ठीक है। तो इसका निमोनिक क्या है? क्लैप्स। क्या है इसका निमोनिक? क्लैप्स, ठीक है, याद रखना। इसका निमोनिक क्या है? क्लैप्स। मतलब इसके एग्जाम्पल्स का निमोनिक।
सबसे पहले है कोएगुलेशन कैस्केड, ये आप पढ़ोगे, इसका बहुत बड़ा होता है कोएगुलेशन, और मे भी आपने जूलॉजी में पढ़ा होगा कोएगुलेशन कैस्केड, ठीक है। पर हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जब ब्लड वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना अपन, तो कोएगुलेशन कैस्केड पढ़ेंगे। पर आपको याद रखना है, वहाँ पे मैं पूछूंगी आपसे कि कोएगुलेशन कैस्केड किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। सेकंड है एलिट सर्च। देखो, ओनली एक्सेप्शन फॉर अ ट्रू फीडबैक इन एंडोक्राइन सिस्टम। हमने पढ़ा था नेगेटिव फीडबैक में कि एंडोक्राइन हार्मोन सिस्टम 99% क्यों लिखा हुआ था वहाँ पे, क्योंकि 1% ये एलिट सर्च पॉजिटिव वाले में आ जाता है। थर्ड एग्जाम्पल है एक्शन पोटेंशियल। फोर्थ एग्जाम्पल है पार्चुरेशन, जो कि है नॉर्मल डिलीवरी, ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रिग्यूसन रिफ्लैक्स, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे एक रिफ्लेक्स था बैरो रिफ्लेक्स, नेगेटिव में बैरो रिफ्लेक्स है, यहाँ पे फ्रिग्यूसन रिफ्लेक्स है। एंड फिफ्थ इज शॉक। अब पार्चुरेशन का हम एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं, ये स्पेस मैंने खाली आपके लिए छोड़ी है जिससे हम पार्चुरेशन का एग्जाम्पल लेके पढ़े। जैसे मान लो पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी। अब है फीटल हेड, क्या है, फीटल हेड आ रहा है हमारे पास। उसके बाद क्या आ रहा है, प्रेशर ऑन यूट्राइन सर्विक्स। फीटल हेड क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर ऑन यूट्राइन सर्विक्स, प्रेशर लगाएगा। प्रेशर लगाने से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। प्रेशर लगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है। ऑक्सीटोसिन करवाएगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, क्या होगा, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और फीटल हेड डाउन आएगा, रिलीज होगा, फीटल हेड क्या होगा, डाउन आएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा था, फीटल हेड क्या कर रहा था, प्रेशर लगा रहा था यूट्राइन कैविटी पे, यूट्राइन कैविटी पे प्रेशर लगा रहा था, ठीक है। फिर उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा था, ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा था, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करा रहा था। अब जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो क्या होगा, फीटल हेड को पुश करेगा नीचे, और जैसे जैसे फीटल हेड पुश होगा वापस ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जाएगा। तो क्या हो रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, फीटल हेड का नीचे आना बढ़ रहा है, ऑक्सीटोसिन का रिलीज बढ़ रहा है, तो सब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। तो ये किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव का। और जहाँ पे अपोजिट होता है ना, इंक्रीज डिक्रीज, वो किसका होता है, नेगेटिव का। आया समझ में। चलो, उसके अलावा एक शॉक का भी एग्जाम्पल है। मतलब शॉक क्या होता है, जैसे मान लो एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, उसको बोलते हैं हम हेमोरेजिक शॉक। उसके अंदर क्या होता है, अब क्या होता है, वो इरिवर्सिबल हो जाता है, कि मतलब ब्लड कैसे दे, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, थोड़ा बहुत ब्लड लॉस हुआ तो वो हम छड़ा सकते हैं, पर अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ तो हम नहीं कर सकते, फिर उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल शॉक, और जिससे क्या हो जाती है, डेथ। क्या हो जाती है, डेथ। अब फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम, ये क्या है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, थर्ड कंट्रोल सिस्टम आ गया, हमने दो पढ़ लिए, ये है थर्ड कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें दो चीज़ें हैं, कोर थीम क्या है इसकी, एंटीसिपेटरी कंट्रोल सिस्टम। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम को हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी कंट्रोल सिस्टम, पूर्व अनुमान, मतलब हमें पहले ही पता लग जाए, पहले ही हम पता लग जाए, उसको एंटीसिपेटरी कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। पहले ही हम एक्शन ले ले, स्टिमुलस होने से पहले ही हम क्या ले ले, एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बताती हूँ, आपको किसी ने गिफ्ट दिया, अब आपको किसी ने गिफ्ट दिया, वो पैक है एक रैपर में, पर आपको पता नहीं है उसके अंदर क्या है, बट यू आर वेरी हैप्पी, ठीक है, आपको पता नहीं है उसके अंदर क्या है, बट यू आर वेरी हैप्पी। तो आपको स्टिमुलस मिला नहीं है, आपको स्टिमुलस नहीं मिला ना इसमें, आपको पता ही नहीं है उसके अंदर क्या है, पर फिर भी आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो कि मुझे तो गिफ्ट मिला है, ठीक है। तो दिस इज एंटीसिपेटरी कंट्रोल सिस्टम, कि वी डोंट नो, मतलब वी डोंट नो, इसका मतलब क्या, स्टिमुलस नहीं मिला है, बट वी पर उसका रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। फीड फॉरवर्ड इसलिए क्या बोल रहे हैं, फॉरवर्ड हुआ ही नहीं है, अभी स्टिमुलस मिला ही नहीं है, उससे पहले क्या होने लगा, रिस्पॉन्स। जैसे एंटीसिपेटरी टैकीकार्डिया एंड टैकीपीनिया। एक तो होता है आप एक्सरसाइज कर रहे हो तब आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है, पर यहाँ पे आपकी हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट पहले ही बढ़ गई एक्सरसाइज से पहले ही। क्यों, क्योंकि आपको पता है एनर्जी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली आप एक्सरसाइज करने वाले हो, तो दिस इज एंटीसिपेटरी टैकीकार्डिया एंड टैकीपीनिया। सेकेंड एग्जाम्पल इज एंटीसिपेटरी मोटर कंट्रोल, एंटीसिपेटरी मोटर कंट्रोल, जिसका एक सेंटर कौन सा होगा, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या काम करता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पर्सन ड्राइविंग ऑन हाईवे अप्लाइज ब्रेक ऑन सीन का हो, जैसे कोई हाईवे पे बहुत तेज स्पीड में आ रहा है, पर उसने देखा कि सामने से गाय आ रही है, तो उसको पता है अभी हिट नहीं कर रही है गाँव को, पर उसने पहले ही क्या लगा दिया, ब्रेक। गाँव को हिट करने से पहले ही ब्रेक लगा दिया, क्योंकि उसे डेंजर का पहले ही अनुमान हो गया था कि भाई हिट हो सकती है कार, तो उसने पहले ही ब्रेक लगा दिया। एक होता है कि काऊ हिट हुई,
उसके बाद आप ब्रेक लगा रहे हो, ठीक है, उसने पहले ही ब्रेक लगा दिया। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटिसिपेटरी मोटर कंट्रोल। फिर आता है एंटिसिपेटरी रेगुलेशन ऑफ कोर बॉडी टेम्परेचर। अब ये जैसे मान लो आपको ठंड वाली जगह पे गए, आपको ठंड लग रही है, आपकी जो स्किन है बाहर की, ठीक है, जो स्किन टेम्परेचर है उसको हम शेल टेम्परेचर बोलते हैं, और जो बॉडी ऑर्गन टेम्परेचर है उसको हम कोर टेम्परेचर बोलते हैं। तो दो टेम्परेचर हो गए, शेल टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर, ठीक है। अब आप कोई ठंडी वाली जगह गए, ठीक है, तो उससे आपकी क्या हो गई, स्किन ठंडी हो गई है। अब क्या होगा इससे, स्किन ठंडी हो गई है तो हाइपोथैलेमस को क्या जाएगा, स्टिमुलस। हाइपोथैलेमस सोचेगा अरे बाहर की स्किन ठंडी हो गई है, तो अब तो बारी है बॉडी ऑर्गन टेम्परेचर की इंक्रीज होने की, मतलब ठंडे होने की। तो वो शेल टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा, शिवरिंग करवाएगा। क्या करवाएगा, शिवरिंग। शिवरिंग से हीट प्रोड्यूस होगी और इससे वो स्किन टेम्परेचर को कम करवाने की कोशिश करेगा। हाइपोथैलेमस एंटिसिपेट्स, पहले ही अनुमान लगा लिया उसने कि कोर टेम्परेचर गिरने वाला है, करेक्टिव नेचर लेगा मतलब शिवरिंग, और मेंटेन करेगा कोर टेम्परेचर को, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है होपफुली सबको तीनों सिस्टम, तीनों फीडबैक समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ होम्योस्टेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, एक बार आप बुक से भी इसको रीड करें। बाकी मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझ के पढ़े तो ही आपको समझ में आएगा, तो ही आपकी बुक खुलेगी। अगर आप बिना समझे पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं डायनामिक, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट है डायनामिक कॉन्स्टेंसी। अब आपको पता है कि किसी का भी टेम्परेचर मान लो कि किसी का 37 डिग्री सेल्सियस है और किसी का है 36.8 मान लो, तो भाई क्या बोलोगे आप कि नहीं भाई तू तो बीमार है, बीमार है तो यू आर डिजीज्ड। नहीं भाई, आप नहीं बोल सकते। ये क्या है, डायनामिक प्रोसेस है। क्या है ये, डायनामिक प्रोसेस, also called as dynamic equilibrium. Homeostatic control system maintains a range of value. यहाँ पे क्या होती है, एक रेंज होती है, एक पर्टिकुलर नहीं होती, यहाँ पे एक रेंज होती है। जैसे नॉर्मल हार्ट रेट 60 से 100 बीट्स पर मिनट और नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट 12 to 18 पर बीट्स पर मिनट। ठीक है, बीट्स पर मिनट। अब लिख देती हूँ, HR क्या है, हार्ट रेट, और RR क्या है, रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, ये हो गया। अब इसका एग्जांपल देखो कैसे है, ये है एकदम स्टैटिक, ठीक है, कि अगर आपके मान लो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो भाई आप तो मर गए, ऊपर नीचे होते आप तो मर गए। नहीं बेटा, अब देखो ये जो लिमिट है 60 और 100 बीट्स पर मिनट, लोअर लिमिट क्या है 60, अपर लिमिट क्या है 100 बीट पर मिनट। अगर इसके बीच में अगर आपका कुछ भी है तो टॉलरेंस रेंज में हो, आप किस रेंज में, टॉलरेंस रेंज में, कि आप टॉलरेट कर सकते हो। अगर आपकी 70 बीट्स पर मिनट है तो भी आप नॉर्मल बोले जाओगे, अगर आपकी 80 बीट्स पर मिनट है तो भी आप नॉर्मल बोले जाओगे, ठीक है। अगर 100 से ज़्यादा है तो आपको डिजीज है या फिर आप एबनॉर्मल हो, 60 से कम है तो भी एबनॉर्मल है हार्ट रेट। अब आता है सेकेंड प्रॉपर्टी, क्या है इसकी, फर्स्ट हो गई रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती है, डायनामिक कॉन्स्टेंसी है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ पैरामीटर्स। मान लो आपका पीएच कम हो रहा है, आपका बीपी कम हो रहा है, आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, अब बॉडी किस पे सबसे पहले ध्यान देगी, प्रायोरिटी ऑफ करेक्शन ऑफ पैरामीटर्स, बॉडी देगी पीएच पे। क्यों, ये प्रायोरिटी अगर आपको याद रखना है, रिमेंबर आपने नीट में भी सुना होगा MTR, मुझे तो रट लो, MTF सुना होगा ना, मुझे तो रट लो, पर वो एक्चुअली मुझे तो रट लो नहीं होता था, मस्ट टू रिमेंबर होता था। वो क्या होता था, मस्ट टू रिमेंबर। याद आ गई क्या तुम्हें अपनी अपनी कोचिंग की, मुझे तो रट लो बोलते थे हमारे सर तो केमिस्ट्री वाले, मुझे तो रट लो, ठीक है। तो ये MTR है, मस्ट रिमेंबर है। पीएच चेंजेस आर गिवन प्रायोरिटी एज द इफेक्ट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डेथ। पीएच को क्यों प्रायोरिटी दी जा रही है, क्योंकि वो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं और तुम्हें पता है एंजाइम हमारी बॉडी के लिए कितने कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे क्या हो जाती है डेथ, अगर हम पीएच को मेंटेन नहीं रखेंगे तो। दैट्स फॉर ऑल टुडे। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखी बट बिल्कुल भी कमेंट नहीं करा, एक पर्सन ने कमेंट करा, मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने लिखा कि थैंक यू दी, इट विल हेल्प इन फर्दर स्टडीज़। और अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और भी किसी चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए तो यू कैन टेल। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।